यहाँ पर समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी को सत्ता में लाने के लिए वोट करता है और एक बड़ा वर्ग इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आने देना। लोग थक गए हैं लालू समर्थन और लालू विरोध से। 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज नीतीश भाजपा के 20 वर्ष के शासन के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो एक तरीके से बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। कि मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। अल्पसंख्यक तो कोई जाति धर्म है ही नहीं। अल्पसंख्यक तो एक मानसिकता है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे अल्पसंख्यक की, वो तो एक स्टेट है जिसमें कि आप ये मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज ही आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जिम्मेवारी लेगा और आप उसके पीछे चलेंगे। तो जिन्हें मुसलमानों को मानसिक तौर पर यह स्वीकार करा दिया कि तुम अपने दम पर नहीं खड़ा होगे, तुम हमारे पीछे रहो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। इसी वजह से जिस बिहार में कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री होता था, आज मुसलमान बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने से पहले सोचता है। लेकिन ये मसीहाई का शौक आपको आया कैसे? दिल्ली में ये भी चर्चा हो रही है कि भाई मुसलमानों के नए मसीहा आए हैं मुसलमानों और उनका नाम है प्रशांत किशोर। मैं बिल्कुल मुसलमान एक अपरकास्ट आदमी, बिहार का व्यक्ति। मेरा मैं मुसलमानों को सामने से कहता हूँ ना, मैं आपका रहनुमा हूँ, ना हो सकता हूँ, ना होने का दावा करता हूँ, है ना। मैं बिहार का हूँ और बिहार के लिए करना चाहता हूँ। मुसलमान भी उसका हिस्सा है, मेरे लिए मुसलमान अलग से नहीं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का चुनाव पूरे तरीके से जिस तरह से गर्मा रहा है, किसी को भी नहीं मालूम कि आने वाले 2 हफ्ते के बाद आखिर बिहार में जीत किसकी होगी। उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर माना जा रहा है प्रशांत किशोर को। एमआईएम पिछले चुनाव में फैक्टर था, इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को माना जा रहा है। मैंने रात को 12 बजे के बाद जाके सीतामढ़ी में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया प्रशांत किशोर के साथ, जब वो पूरे चुनावी कैंपेन से लौटे थे। कभी कभी लगता है कि पत्रकारों का जो जीवन है वो भी नेताओं जैसा हो जाता है, खासकर जब उनको वो कवर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टेक्निकल एक गलती हुई और जिसकी वजह से हमारा कैमरा खराब हुआ और मेरा शॉट खासकर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ आप जो इंटरव्यू अब सुनेंगे अगले कुछ मिनटों में, अगले आधे घंटे तक, उसमें मेरी तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरी आवाज आप जरूर सुनेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको ये चुनाव समझना है और इस चुनाव में जो प्रशांत किशोर यानी पीके फैक्टर क्या है वो समझना है, तो इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए। इस इंटरव्यू में मैंने उनसे वो सवाल पूछे हैं जो उनके दर्जनों पिछले जो इंटरव्यूज हुए हैं उनमें किसी ने वो सवाल नहीं पूछे। खासकर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने इस इंटरव्यू में उठाया है वो है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों के जो मसीहा बने हुए हैं उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या चाल है, क्या साजिश है, या वाकई नेक नियति है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं और मेरी टीम बिहार चुनाव के कवरेज के लिए निकले हुए हैं और इस वक्त रात के करीब 12 बजने वाले हैं। हम दरभंगा से यहाँ सीतामढ़ी पहुंचे हैं। नेताओं का तो जाहिर है काम है राजनीति, लेकिन कभी कभी नेताओं के साथ पत्रकारों का जीवन भी उनके जैसा हो जाता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी आके देखिए, बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं पिछले कई दशकों में, वो जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 तरह की पॉलिटिक्स अब तक देखी गई है, बल्कि मैं कहूँगी 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक तो बीजेपी, दूसरी आरजेडी और जेडीयू। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जहां भी 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल गई, वो एक जीत का फॉर्मूला है और वोटर भी लगभग एक तयशुदा दिमाग के साथ यहाँ चलता है। लेकिन ये चुनाव पिछले चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि उस चुनाव में एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फिनोमिना है, जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर की पार्टी, जिससे जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या। प्रशांत, मैं यहाँ पर देख रही थी कि 2020 में देखिए, पिछली बार बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से दोनों पार्टियों का वोट शेयर है, 37.26 और 37.23, यानी कि जरा सा भी वोट का परसेंटेज बहुत कम है। दोनों के बीच जो फर्क है, सीटों का भी जरा सा फर्क है, एक जरा सी कसर रह गई थी। इस बार ये माना जा रहा है कि आपके फैक्टर के होने की वजह से ये प्रिडिक्शन भी मुश्किल हो रहा है कि ये 37% इधर और 37% उधर में प्रशांत किशोर कहाँ आएंगे। 2-3 बात जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कही कि बिहार में पिछले कई दशकों से सिर्फ 2-3 दलों की राजनीति रही है, मैं उसमें थोड़ा सा सुधार ये करना चाहूँगा। पिछले 3 दशक से बिहार में सिर्फ एक ही राजनीतिक फिनोमेना रहा है, वो है लालू प्रसाद यादव।
यहाँ पर समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी को सत्ता में लाने के लिए वोट करता है और एक बड़ा वर्ग इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आने देना। तो राजनीतिक फिनोमेना के तौर पर पिछले 25-30 सालों से यहाँ की राजनीति की जो धुरी है वो फंस गई है लालू समर्थक और लालू विरोध के बीच में। लालू व्यक्ति की बात नहीं है, दल की बात नहीं है। ये जो फिनोमेना है, जिस तरह की राजनीति उन्होंने 90 के बाद से बिहार में करी, उसने समाज को बिल्कुल दो फाड़ में बांट दिया। जो उनके समर्थक हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके राज को जंगल राज कहा जाता था या वो भ्रष्ट हैं या उन पर केस है, वो जेल गए, उनको वोट देना ही देना। और जो उनके विरोधी हैं उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या वादे कर रहे हैं, दल वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया लालू का राज मतलब जंगल है। वैसी स्थिति में धीरे धीरे पिछले, अगर आप करीब से डेटा को देखेंगे तो बिहार में करीब करीब 1/3 जनता इन दोनों चीज से अलग हट गई। अभी आपने आंकड़े बताए 37 इसका मतलब है कि 25% से ज्यादा लोगों ने इन दोनों गठबंधनों में किसी को वोट नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि लोग थक गए हैं लालू समर्थन और लालू विरोध से। लोग थक गए हैं लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देते थे। क्योंकि जिंदगी तो लोगों की वही रुकी हुई है जहां पर 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब लालू जी सत्ता से हटे और नीतीश भाजपा की सरकार बनी तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज नीतीश भाजपा के 20 वर्ष के शासन के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो एक तरीके से बहुत चीजें बदली हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। तो लोगों ने धीरे धीरे वो डेटा में दिख रहा है कि 1/3 लोग इससे कुछ अलग चाहते हैं। और उसकी एक बानगी दिखी आपको पिछले चुनाव में, जब चिराग पासवान अलग से लड़ गए बिना किसी तैयारी के, सिर्फ जदयू के सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर दिए और वो कैंडिडेट भी कोई उनके नहीं थे, जो जहां से मिल गया लड़ गया। और उसका असर ये हुआ कि लोग विकल्प के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने जदयू की सीटें करीब 80 से घटाकर 40-42 कर दी। ऑलरेडी ये जो समाज में जो उद्विग्नता है, समाज में विकल्प की जो चाहत है, वो बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट। और आप उस विकल्प के साथ आए हैं। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहले आप फंडामेंटली देखिए कि क्या समाज में, जब लोग कहते हैं बिहार में स्कोप कहाँ है, तो उन्होंने ना डेटा देखा ना पीछे के सर्कमस्टांसेस को देखा। तो बिल्कुल 1/3 वोट जो है वो इन दोनों गठबंधनों के साथ नहीं जाना चाहता है। तो डेफिनेटली जनसुराज जैसे प्रयास के लिए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जो इन दोनों गठबंधनों के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। अब मैं असली दूसरे पहलू पे आती हूँ। आपने कहा लालू की बात, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। अभी तक जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, या तो ये कहते हैं कि लालू का राज सबसे अच्छा राज था, डेली लड़ जाएंगे आपसे अगर आपकी कही नहीं थी जंगल राज। नहीं, अच्छा राज कहने वाले तो कोई बहुत कम लोग वैसे मिलेंगे लोग मुझे आपको। मिले, ऐसे लोग मुझे मिले जो उन्होंने कहा कि उस पर से आप समाज एक न्याय होता था। उन्होंने कहा कि हमें निस्बत पे हमें कलंक पे नहीं बैठने दिया जाता था, हमें उन्होंने सम्मान दिलाया। ऐसे भी लोग मिले जो लालू के नाम के रोते हैं। नहीं, लेकिन वो भी लोग मिले जो कहते हैं कि कोई भी नेता चलेगा लेकिन लालू यादव के नाम। मैं एक बात आपको बता, लालू प्रसाद यादव ने जो मैंने कहा जिस तरह की उन्होंने राजनीति की, जब वो बिहार में मुख्यमंत्री बने अपने शुरुआती सालों में, मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूँ लेकिन मन से मैं कहता हूँ कि अपने शुरुआती साल में लालू जी ने समाज के एक बड़े वर्ग को हक, आवाज, सम्मान, जो भी शब्द का आप इस्तेमाल करें वो दिया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और इस बात के लिए लालू जी की तारीफ होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया, सम्मान दिया, उनके बच्चों की पढ़ाई की कभी चर्चा नहीं हुई, उनके लिए रोजी रोजगार की बात नहीं की। बिहार में कभी लालू जी ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। तो जिस उन्होंने ये कहा कि आपको सम्मान देते हैं, आवाज देते हैं, और उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया और ये कह दिया कि मेरा और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो। इसीलिए धीरे धीरे लालू जी जो कभी गरीबों के नेता यहाँ माने जाते थे, फिर कभी पिछड़ों के नेता हो गए, उसके बाद यादवों के नेता हो गए, बाप के नेता हो गए, वो आरजेडी में यादवों के नेता हो गए। और इसका सीधा उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे उसका असर देखिए। लालू जी जब गरीबों के नेता थे तो यहाँ 54 में 53 MP जीत कर आए थे अपने दम पर, और आज उनके 2-3 MP भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये बात जिन लोगों का मैं कह रही हूँ कि लड़ जाएंगे आपसे, वो ये ठीक कहते हैं कि फिर जो ढलान हमने देखा लालू प्रसाद यादव का, इसके लिए उनको सजा भी मिली और 20 साल लगभग वो सत्ता से बाहर अब रहे हैं। लेकिन जीते ही नहीं उसके बाद जीते नहीं, 15 साल के बाद। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आपने ऐसे कहा एक फिनोमेना तो है ही लालू यादव, लेकिन उनके बारे में कम बात करूंगी, आपकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि दूसरा जो एक फिनोमेना बिहार में है, वो अब तक ये
कि कास्ट पॉलिटिक्स होती रही जब तक कि भाजपा यहाँ पे एक्टर हुई और भाजपा ने एक और ध्रुवीकरण, वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी। तो कास्ट तो एक ऐसी चीज थी ही जिसकी जबरन में एक तरह से बिहार था, लेकिन उसमें एक नया स्लिंगर ऐड हो गया कि उसमें अब धर्म की राजनीति भी होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर इस जाति और धर्म की राजनीति आप कहाँ खड़े? इन दोनों आंकड़ों से भी पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार अभी भी धार्मिक उन्माद वाली राजनीति से बचा हुआ है और उसकी वजह कोई लालू यादव, नीतीश कुमार या भाजपा नहीं है। उन्माद नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकरण हो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर समाजवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं। कर्पूरी जी के जमाने में 1960s से समाजवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम मंडल है, इस मंडल और जाति है इसलिए यहाँ का मंडल कम है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूपी में भी तो जातियां है, वहां पर कैसे इतना उन्माद है? गुजरात में कैसे है? वहां पर भी तो जाती है। लेकिन यहाँ कोशिश नहीं, लगातार कोशिश होना अलग बात है। हम लोग कह रहे हैं क्या बिहार में धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है? मुझे नहीं लगता। कोशिश तो आप कर सकते लेकिन हैं। सांप्रदायिकरण को तो नहीं, वो तो देश में एक डिग्री ऑफ पोलराइजेशन या कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, उस बिहार में उसका अपवाद नहीं है। हाँ। अगर आप सामाजिक स्तर पर देखेंगे, जैसे मैं अगर इस चीज से इत्तेफाक रखूं, तो हम लोग बच्चे थे तो यहाँ रामनवमी की जो जुलूस होती थी वो कभी जुलूस के शक्ल में त्रिशूल भाला लेकर तलवार लेकर नहीं होता था। वो धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। और धर्म की नुमाइश हर धर्म में होती है। नहीं, मैं तो हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे मुसलमानों का जो तौर तरीका है वो तो सही है, गलत है, आप पसंद करें ना पसंद करें, वो तो पहले से है। जो आप कह रहे हैं कोशिश हो रही है, तो वो कोशिश अभी शुरुआती दौर में है और उसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट अभी नहीं देखने को ऐसा मिल रहा है। लेकिन बिहार में जो चीजें सत्य है वो है कि यहाँ समाजवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसी को लालू जी के जो लोग कहते हैं सामाजिक न्याय कहते हैं, कुछ लोग बाहर दिल्ली में बैठ के उसको मंडल पोस्ट मंडल राजनीति कहते हैं। जहां तक ये बात है कि क्या बिहार में जातियों की प्रमुखता ज्यादा है? बिहार में जाति की प्रमुखता उतनी है जितनी गुजरात, कर्नाटक, आंध्र और उत्तर प्रदेश में है। और मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये एक तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस बन जाए बिहार का। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, जो अब कुछ ही दिनों बिहार के वो आपके दर्शकों को ये समझ में मैं आए आपकी पार्टी और आप कहाँ हैं इस पूरी पॉलिटिक्स। मैं आप उस पे आ रहा हूँ। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग उसके साथ हैं जो बिहार में बदलाव चाहता है, जो लालू, नीतीश और इनके टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से ऊब गया है। और आप जाति की राजनीति नहीं करेंगे? ये बिल्कुल नहीं करते। जातियों की समझ होना और जातियों की राजनीति करना, ये दोनों दो बात है। जाति की समझ होना जाति समाज की एक सच्चाई है, तो आप उसके लिए इग्नोरेंट नहीं हो सकते। अगर समाज में गरीबी है तो आपको गरीबी समझना है, समाज में अगर हिंदू मुस्लिम है तो उसको आपको समझना है, लेकिन उसकी राजनीति करना वो अलग बात है। मैं या जन स्वराज में जाति की राजनीति नहीं हम लोग करते। मैं तो कहना चाहती हूँ जाति की राजनीति एक पॉजिटिव सेंस नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो जातियां जिनको दशकों से, सदियों से सताया गया, अगर कोई नेता ये कहता है कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा, बराबरी दिलाई जाएगी, क्या उसके लिए जाति की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो जन स्वराज ने अपने संविधान में कहा कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। उसमें मुसलमान भी है, उसमें अति पिछड़ा भी है, उसमें जनरल भी है, उसमें ओबीसी भी है, यादव समाज के भी लोग हैं। बहुत लोग आके कहते हैं यादव समाज के लोग तो आपको वोट नहीं देंगे, और हम लोगों ने उनकी अगर आबादी 15-16% है तो जन स्वराज से आज 32-34 लोग यादव समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का ये मानना है इस रेस में पिछड़ गए, लेकिन उनको भी दिया तो उनका हाथ पकड़ जब ऊपर क्या करेंगे तो पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? समाज में कोई ये नहीं चाहता है उसके हक से उसको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि अगर आप किसी को हक से ज्यादा देंगे तो किसी का हक मारेंगे। बिल्कुल। मुसलमानों ने क्या कहा कि भाई हमारी जितनी आबादी है उतनी दे दो। हमने उनको 34 सीट दी, सबसे ज्यादा आपने दिया। हमने दिया, और नहीं सिर्फ इस बार नहीं दिया। आजाद भारत के इतिहास में किसी एक दल ने 34 मुसलमानों को बिहार में टिकट नहीं दिया। और दूसरी और मैंने घोषणा की कि जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक है या मुस्लिम प्रत्याशी है, सीमांचल के कुछ सीटों को छोड़ दे जहां 60-70% मुस्लिम आबादी है, किसी ऐसी सीट पर जन स्वराज का मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा है जहां पर पहले से मुस्लिम विधायक था या मुस्लिम विधायक किसी दल ने घोषित किया है। क्योंकि ये बांटने वाले की नियत पे है। बिहार में 80 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां मुसलमानों का दावा बन सकता है संख्या के हिसाब से। तो हमने तय किया कि भाई हमें क्यों झगड़ा करना है। अगर हम उन सीटों पर मुस्लिम को टिकट देंगे जहां पर पहले से मुस्लिम विधायक हैं तो हम पर आप इल्जाम लगाएंगे कि मैं मुस्लिमों का वोट बांट रहा हूं। तो मैंने अपनी ओर से कह दिया
हम लोग उन सीटों पर मुस्लिम लड़ाएंगे जहां उनकी संख्या तो है, लेकिन आज तक उनको किसी ने भागीदारी नहीं दी। तो यानी मेरा सवाल आने से पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि आपके अब ऊपर मैं ये आरोप चाहूंगा लगाया जा नहीं, रहा है। आप आरोप कोई नहीं लगा रहा है। नहीं, बहुत आरोप अब नहीं लग रहा है, लगा, अभी भी लग रहे हैं। नहीं देखिए, आप देखिए वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा सिलसिलेवार तरीके से इसको देख लें कि इससे पहले कि आपने बीजेपी के मंत्रियों का या जेडीयू के लोग भी शामिल हैं, उनका आपने एक तरह से एक्सपोज़े किया। उससे पहले तक प्रशांत जी, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, आप मीडिया को भी समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, राष्ट्रीय विमर्श को भी समझते हैं कि आपको बी टीम के तौर पे कहा जा रहा था बार-बार। वो तो भाई देखिए, आपने खुद भी इस सवाल को जवाब दिया। सत्य की एक अपनी ताकत है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं मीडिया के नैरेटिव को सेट करने के लिए मंगल पांडे पे या दिलीप जायसवाल पर क्वेश्चन नहीं करता। मुझे अगर लालू यादव के खिलाफ भी पेपर मिलेगा तो भी जाके बोलेंगे। हमारी लड़ाई उस वो विषय से नहीं। लेकिन एक मुहावरा ये है कि जब तक सच अपने मोज़े पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता वो ठीक है, वो लगा ले, उससे हम उससे नहीं घबराने वाले। हमने जब यहाँ काम करना शुरू किया और मुसलमानों के साथ संवाद किया, मुसलमानों से बातचीत की, उनको जोड़ने का प्रयास किया, उनको हिस्सेदारी की बात की, तो जो लोग मुसलमानों का मुफ्त में वोट लेते रहे हैं, सिर्फ डर की राजनीति दिखाकर वोट लेते रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मेरा मुसलमानों का वोट ले जाएंगे, तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया। ये तो भाजपा की भी टीम है और आज वही लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो एनडीए का वोट ज्यादा काट रहे हैं, तो मजा ले रहे हैं। कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आप नहीं, लोगों को। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने रास्ते पर हूँ भाई। मुसलमानों को अगर उनके हक की बात कही गई तो मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि महागठबंधन का वोट कट जाए। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि भाई आपको आपका हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको मिल रहा है मुसलमानों का वोट? बिल्कुल मिल रहा है, अच्छा। बिल्कुल मिल रहा है। आप जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। और अगर मुसलमानों का नहीं मिल रहा है तो हिंदुओं का मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी? यादवों का मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है कि मैं खुद से किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। 100% वोट तो किसी पार्टी को नहीं मिल सकता है। मुझे लोगों ने कहा भाई आप यादव समाज को वोट देंगे, आपको टिकट देंगे, उसको वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई 100% तो वोट किसी को नहीं मिलता है। सही। मैं क्यों गलत और करूं? सो आपको चाहिए भी नहीं। नहीं, मैं क्यों गलत लेकिन मैं गलत क्यों करूं? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि ऐसे दौर की पॉलिटिक्स है जहां बीजेपी 0 कैंडिडेट्स खड़े करती है। जेडीयू जैसे पार्टी जिसको अभी भी नीतीश कुमार को मुसलमान, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, कई दिन से यहाँ गो की हूँ, अभी भी बड़ी तादाद में मुसलमान पसंद करते हैं नीतीश कुमार को और उनसे कोई निजी नाराजगी नहीं है। सिर्फ 4 उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे में 34 कैंडिडेट आप खड़े करते हैं तो सवाल तो पैदा होगा। देखिए, ऐसा है, ये नीतीश भाजपा ने एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं किया, नीतीश ने 4 खड़े किए, ये विषय नहीं है बहस का। बहस का विषय ये है कि महागठबंधन के लोग जिनको एक मुश्त 2 करोड़ मुसलमानों का समर्थन या वोट मिलता है, उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित किया तो मुसलमानों की चिंता नहीं। तो करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं, वो तो दबाव की बात होगी। उन्होंने आपको भागीदारी नहीं दी और जो भागीदारी की थोड़ी बहुत बात वो कर भी रहे हैं, वो इस दबाव में कर रहे हैं कि लोगों के पास जनसुराज के तौर पे एक विकल्प है। और आपने कहा कि आपने क्यों दिया 34? हमने कोई उन पे एहसान नहीं किया है। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं। आपको दिखे ना दिखे वो अलग बात है। कल तक भाजपा को तो लग रहा था कि कोई हिंदू हमारे साथ नहीं जुड़ा है। आज वो घबराहट में है, आज वो घबराहट में है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो सुनने में इतनी अच्छी लग रही हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम मुसलमानों को भागीदारी दे रहे हैं, हम ये नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर टू मच ऑफ अ गुड पॉलिटिक्स। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बात से लगता है कि इतनी अच्छी राजनीति जमीन पर आप सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ मुसलमानों की भी बात क्यों? नहीं, आप ये कह रहे हैं आप तो यादवों को भी साथ लेके चल रहे हैं, यादवों की बात नहीं है। ईबीसी को भी साथ लेके चल रहे मैंने हम लोगों ने ये कहा हैं। कि संविधान में दल के लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। तो लोगों ने कहा आप भी जात की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं, हमारा पैमाना मेरिट ही है। लेकिन अगर 1000 लोग मेरिट वाले काबिल लोग मिल गए, उन 1000 लोगों में से जब मुझे 243 निकालने हैं तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार ये है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसमें से उतने अच्छे लोगों को निकाल के भागीदारी दे दी जाए। और आपने स्क्रीनिंग भी की है कैंडिडेट्स की, ये मुझे बताया कि 12,000 लोगों ने आवेदन दिया था और एक करीब 8 महीने चली प्रक्रिया के बाद 750 लोगों ने पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया। उसमें से 243 लोग चुनकर आए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें 10-15 शायद गलत भी होंगे, लेकिन किसी दूसरे दल के मुकाबले हम लोगों ने कोशिश करी है कि अच्छे चरित्र के बेहतर लोग चुनाव में लड़े और बिहार की जनता के पास ऐसे लोगों का विकल्प हो जो सामान्यतः पॉलिटिक्स में ऐसे लोग नहीं आते।
बिहार के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े शिक्षाविद, सबसे बड़े समाजसेवी, ऐसे लोग आकर चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से। और हम लोग को लगता है कि बिहार की जनता को इस तरह का एक विकल्प मिलना चाहिए। हम लोग को लगता है कि ये विकल्प मिलना चाहिए। अब जनता उसको चुनेगी कि नहीं चुनेगी वो जनता पर है। अब मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ कि मैं पिछली बार जब वोट अधिकार यात्रा चल रही थी यहाँ पे मैं थी और एक जुनून सा दिख रहा था आपके एक कि मुझे लग रहा था कि मैं कमोबेश वो देखती हूँ जो अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अर्पण केजरीवाल ने बाकायदा एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी और फिर सरकार पर डाली मुझे कुछ इस तरह का एहसास हो रहा था। लेकिन मैं कुछ ही हफ्ते बाद लौटी हूँ तो तमाम जो टेम्पो है आपका वो काफी डाउन हो गया है और खासकर एक बात से जिसमें आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे आपके खुद के कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत उन्होंने कहा कि इससे वो डीमोरलाइज महसूस कर। देखिए ऐसा है कि राजनीति या उसको आप ऐसे कहें सृजन, किसी चीज को बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो ग्रीड चाहिए, जो परसिवरेंस चाहिए, उसको आप थर्मामीटर से डेली नाप नहीं सकते। आज एक बड़ी सभा हो गई तो आपको टेम्पो अप दिखेगा, आज एक छोटी सभा उतनी सफल नहीं हुई तो आपको टेम्पो डाउन दिखेगा। जब वोटर अधिकार रैली चल रही थी तब तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर महागठबंधन का टेम्पो है। नहीं मैंने आपके बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, विजुअली बताना चाहता मैं आपको बताऊँ, अगर आप डेटा को देखेंगे तो वी हैव कंसिस्टेंटली बिल्ड ऑन फ्रॉम लिटरली जीरो टू वेयर वी आर। अब वो टेम्पो जो है इज ए फंक्शन ऑफ हाई डेसिबल इवेंट्स। पिछले 8-10 दिन जब आप वोटर अधिकार रैली में आई होंगी तो उस समय बिहार बदलाव यात्रा में कर रहा था और बहुत बड़ी अप्रत्याशित भीड़ उन सभाओं में आ रही थी। वो बिहार के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि बिहार में ब्लॉक या उससे निचले स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने नहीं आते किसी को। लालू जी के जमाने में आते थे, उसके बाद इस तरह का कोई लीडर नहीं है। जो बड़े लीडर मोदी जी वगैरह आते हैं बड़े टाउन्स में आते हैं। ऐसा गांव पंचायत प्रखंड में 10-15-20 हजार की भीड़ आनी करीब करीब राजनीतिक रैलियों में उनका बंद हो गया। इसलिए वो आपको चैटर सुनाई दिया होगा। पिछले 8-10 दिनों में हम लोग टिकट बांटने में, प्रत्याशियों को सेट करने में लगे हुए हैं तो थोड़ा वो चैटर कम हुआ है। आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूँ जिसने दल को बनाना भी है, दल को चलाना भी है, चुनाव भी लड़ाना है। और एक बहुत बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा लोग जन स्वराज में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो 116 ही आपके नहीं, किसने बोला 200? तो आपने देखा ही भी फिर 243 सीट हम लोग लड़ रहे हैं और 3 रहे थे लेकिन आपने कैंडिडेट्स पूरे नहीं पूरे अनाउंस किए हुए। किसने आपको बताया? 243 अनाउंस किए हैं जिसमें 3 बीजेपी वाले लेकर गए। तो इतनी बड़ी पार्टी में जब आपको ये सारा काम खुद करना है और दशकों में शायद ये सबसे कंप्रेस्ड इलेक्शन बिहार में कराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। 15 दिन में पूरा इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न ये था कि मैं जाकर चुनाव लड़ूं, कम से कम 2-3 दिन उसमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं 2-3 दिन अपने चुनाव में जाऊंगा तो वो 200 से ज्यादा लोग जिन्होंने अपनी डॉक्टरी, अपना पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर राजनीति में वो आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इस भरोसे से कि प्रशांत जी हमारे साथ खड़े होंगे, प्रशांत किशोर हमारी मदद करेंगे, और मैं गायब हो जाऊं तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं था। इसलिए पार्टी ने लेकिन आपको क्या अंदाजा था इससे डिमोरलाइजेशन? कोई डिमोरलाइजेशन नहीं है क्योंकि लोगों मैं आपको बताती हूँ दिल्ली में क्या चर्चा हो रही है। दिल्ली में ये हो रहा है कि प्रशांत किशोर को ये भी विश्वास नहीं था कि खुद वो भी जीत पाएंगे। दिल्ली के लोगों को कोई आइडिया नहीं है। दिल्ली में लोगों को पता था क्या कि जन स्वराज यहाँ पर कोई फैक्टर बन जाएगा। जब आप आए थे, आपके ही शब्द कर लिए, आपने कहा कि यहाँ अन्ना आंदोलन की तरह नीचे लग रहा था। क्या दिल्ली के में बैठा किसी आदमी ने आपको बताया था आपके आने से पहले? नहीं, चर्चा तो है। कोई चर्चा नहीं भाई। दिल्ली के लोगों को चर्चा तब है जब 5-10 दिन के बाद चुनाव होने वाला है। ये प्रयास मैं 3.5 साल से कर रहा हूँ। ये चर्चा आज दिल्ली में हो। लेकिन प्रशांत मुझे एक बात बताइए, बार-बार मैं आपको पिछले 10 साल से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप अलग-अलग रोल्स में हो, उस पर भी सवाल पूछूंगी मैं कि कैसे ऐसे आदमी को भरोसा किया जाए जो हर 2 साल में एक नए अवतार में आ जाता है। ये सवाल पर पूछूंगी, ये एक पर्सनल सा सवाल भी है आपसे। लेकिन इससे पहले मुझे बताइए कि लगातार जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई है उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आपकी पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। मैं भी आपकी पॉलिटिक्स के कुछ हिस्सों से बहुत सहमत हूँ। एक पत्रकार होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भी कुछ अच्छी लगती है मुझे आपकी पॉलिटिक्स की बातें। लेकिन आपके लोगों के मन मस्तिष्क से ये शुबा नहीं निकल पा रहा है कि आप भाजपा को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे कन्विंस कीजिए कि आप नहीं कर रहे हैं। ये एक वर्ग है। मुझे कन्विंस कीजिए। मैं आपको बता रहा था, ये एक वर्ग है जो मुसलमान है, जिसको इतना डरा दिया गया है। सिर्फ मुसलमान? सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान, मेजॉरिटी मुसलमान है। और वो इस वजह से हैं कि उससे प्रशांत किशोर से उसका कोई लेना देना नहीं।
उसको इतना डरा दिया गया है पिछले कुछ दशकों में कि उसको कोई भी प्रयास, कोई भी ऑल्टरनेटिव उसको बहुत शक की निगाह से देखता है। वो खुद अपने आप लड़ने को शक की निगाह से देखता है। मैं बिहार में एक आंकड़ा देता हूँ। लोग बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार में पिछले विधानसभा में, अभी जो विधानसभा खत्म हुई है, उसमें 19 विधायक है मुस्लिम, और कई लोग मुसलमान बड़े बड़े नेता या समाज में सक्रिय लोग ये ऐसा बताते हैं कि भाई हम लोग को भागीदारी नहीं मिलती, हमें टिकट नहीं मिलता है। मैं उनको एक दूसरा आंकड़ा देता कि मेरे भाई, विधायक आपको इसलिए नहीं मिले क्योंकि महागठबंधन वालों ने या नीतीश ने या दूसरे दलों ने आपको टिकट नहीं दिया। लेकिन बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया होने चाहिए मुसलमान, 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं बिहार में। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए मुस्लिम, 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुस्लिम है। वो किसने रोका है? वो तो किसी दल की आपको सहमति नहीं चाहिए, आप तो कुछ लड़ सकते हैं, दलगत नहीं है। ये माइंडसेट दिखाता है क्योंकि समाज को इतना डरा दिया गया है कि वो सोचता है कि मुझे राजनीति से अलग रहना है। तो राजनीति में होने वाले किसी प्रयास में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की भागीदारी उसमें कम दिखेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बीपीएससी प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, पेपर लीक था, तो उसमें जो कमेटी वगैरह बनी हुई थी छात्रों के प्रोटेस्ट करने की, तो मैंने ऐसे अनायास देखा कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं है। मैंने अभी 4 लाख विद्यार्थी अगर एग्जाम दिए तो उसमें मुसलमानों ने भी दिया होगा। ऐसा कैसे है कि जितने लोग में कमेटी में उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है कोई लड़का? तो बात करने से ये पता चला कि मुसलमानों में इतना डर है कि अगर मैं किसी प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो मैं, दूसरा फंसे ना फंसे, मैं फंस जाऊंगा। और होता भी है ऐसा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उसका जो शक है या उसका जो डाउट है, वो प्रशांत किशोर या मेरे प्रयास या उसकी कमी या उसकी बेहतरी के लिए नहीं है। उसका ये शक उसके इनहेरेंट जो और जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है पिछले दिनों में। लेकिन मैं एक चीज कंप्लीट करूं। जैसे आप लोग, मैं मुसलमानों की सभाओं में कहता हूँ कि मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। अल्पसंख्यक तो कोई जाति धर्म है ही नहीं। अल्पसंख्यक तो एक मानसिकता है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे अल्पसंख्यक की, वो तो एक स्टेट है जिसमें कि आप ये मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज ही आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जिम्मेवारी लेगा और आप उसके पीछे चलेंगे। लेकिन बहुत दानिश्वर मुसलमान भी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। सिख तो अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तो बड़े हिंदू परिवार का वृत्तर जो हिंदू परिवार है उसका हिस्सा बता दिया गया। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है। ये मुसलमानों को धीरे धीरे ऐसी एक साइकोलॉजी उनकी बना दी गई है कि तुम हमारे पीछे चलो। लालू यादव जैसे लोगों ने मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान क्या किया? उनका नुकसान ये किया कि उनको ये बता दिया कि तुम खुद से नहीं लड़ सकते। चलिए पूरी तरीके से उनको रुक जाइए, इस बात को पूरा हो जाने दीजिए। बिहार में लालू जी ने मुसलमानों का विकास नहीं किया, उनको भागीदारी नहीं की, ये बड़ा इल्जाम नहीं है मेरा उन पर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इल्जाम ये है, लेकिन दंगे नहीं हुए। नहीं, मेरा सबसे बड़ा इल्जाम, किसने कहा दंगे नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि लालू जी ने मुसलमानों को मानसिक तौर पर यह स्वीकार करा दिया कि तुम अपने दम पर नहीं खड़ा होगे, तुम हमारे पीछे रहो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। इसी वजह से जिस बिहार में कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री होता था, आज मुसलमान बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने से पहले सोचता है। अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये तो कंपैरेटिव ही देखेंगे कि एक तरफ आरजेडी है, कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जो ऑप्शंस है उनके हिसाब से है। हाँ, अब आप हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, सबको पोलराइजेशन का डर है। जैसे उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया कि बीजेपी इसको पोलराइज कर देती। उन्हें डर है, आपको क्यों नहीं है? मुझे डर नहीं, मैं तो खड़े होकर आयत पढ़ता हूँ। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं, आपका वोटर पोलराइज नहीं होगा। नहीं होता है। आप देखिए सभाओं में मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मैं तो सभा में खड़े, क्योंकि अभी आपका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ होने का डर नहीं है। नहीं, कल को आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा है, कल को आप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा है कि मैंने 10 साल जो काम किया है, जिसको आप लोग राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, सलाहकार कहते हैं, मैंने राजनीतिक अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम करते हुए देखा कि चुनाव लड़ने, जीतने, राजनीति करने के लिए कई बार गलत को भी आप सही स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ये तो करना ही पड़ेगा। जब मैंने अपने लिए बिहार में ये प्रयास शुरू किया तो एक वादा मैंने अपने आप से किया है कि मैं जानते मुझसे गलत नहीं बोलूंगा। जैसे शराबबंदी पर लोग कहते हैं कि भाई शराबबंदी की आप हटाने की बात करोगे महिला बहुत नाराज हो जाएगी, मैं बोलता हूँ कि नहीं हटाऊंगा। लोगों ने कहा भूमि सुधार की बात करोगे सवर्ण नाराज हो जाएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ भूमि सुधार लागू किया जाएगा। लालू जी, नीतीश जी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कहने की कि भूमि सुधार लागू कर देंगे। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि सवर्ण आपसे नाराज हो जाएंगे, मैं कहता हूँ मैं भूमि सुधार लागू करूंगा। इसी तरह मैं ये बात जो कह रहा हूँ कि भाई मैं
जो मुझे सही लगेगा वो करूंगा। आपने जो कहा कि हारने का डर नहीं, हाँ। बिल्कुल डर नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ। कोई डर नहीं, क्योंकि हम यहाँ विधायक बनने नहीं आए, हम यहाँ सरकार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है जिस आप बिल्कुल लंबे बदलाव का प्रोसेस के लिए आए, कर रहे हैं। बिल्कुल लंबे प्रोसेस अच्छा के लिए आए। प्रशांत किशोर हमें हमें हाँ। कोई जल्दी नहीं है। आप जब मैंने सिर्फ गांधी का चित्र नहीं लगाया है, गांधी जब इस देश में आए तब उनकी उम्र थी 45 साल, और कई लोग बताते हैं कि अगर चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने सिविल डिsobedience को वापस न लिया होता तो उस समय आज़ादी मिल गई होती। लेकिन गांधी ने वो चीज़ स्वीकार नहीं किया। तो अगर आप गांधी में और बाबा साहब अम्बेडकर और कांसीराम जी जैसे लोगों की बात करेंगे तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर ग्रीट, देयर परसिवरेंस, देयर पेशेंस। ऐसा नहीं है कि आप आए तुरंत तुरंत कोई गठबंधन बनाया, तुरंत तुरंत कुछ सीख लिया और कह दिया कि अब मैं बन गया समाज का मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। इसमें आदर्शवाद भी है, इसमें सिद्धांत भी हैं। आदर्शवाद अच्छे तरीके से कह रही हूँ, मैं खुद भी एक आदर्शवादी व्यक्ति हूँ जो एक तरह के सिद्धांतों आदर्शों को लेके चलती हूँ। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आपको यहाँ बिहार में पॉलिटिक्स करनी है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करनी नहीं कर है। ली, आप चुनाव तो लड़ रहे नहीं हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई कोई ये प्राथमिकता नहीं है। जो मैं पिछले 3 साल से बात कह रहा हूँ, उसको आपने सुना ही नहीं ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे, मैंने जब अपनी जीवन की शुरुआत करी होगी, तो हम लोग के जीवन की अपेक्षा क्या थी? 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए, परिवार हो जाए, सेटल हो जाए। उसके मुकाबले भगवान ने बहुत ज़्यादा दे दिया। अब मुझ जैसे व्यक्ति को जीवन में एक समय आया जब एहसास हुआ कि अगर भगवान ने मुझे इतनी शक्ति, बुद्धि, ताकत, संसाधन दिया है, तो जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर इतनी बदहाली अगर है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं आकर वो कर रहा हूँ। और बिना इस चिंता के कर रहा हूँ कि इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या नफ़ा हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। मैं जो भाषण देता हूँ, जो बात करता हूँ, अब जाके देखिए, किसी एक जर्नलिस्ट ने आकर कहा कि इसको तो लताड़ यात्रा करनी चाहिए, आप तो लोगों को लताड़ रहे हैं। मैंने आज तक 3.5 साल में वोट नहीं मांगा है। मैंने आज तक 3 साल में नहीं कहा कि हमको वोट दे दोगे, जन स्वराज आ जाएगा तो सुधार हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुधार तब होगा जब तुम सुधरोगे। जब तुम अपने बच्चों के लिए वोट दोगे, तुम पढ़ाई के लिए वोट दोगे, तो पढ़ाई हो। लेकिन ये मसीहाई का शौक आपको आया कैसे? दिल्ली में ये भी चर्चा हो रही है कि भई मुसलमानों के नए मसीहा आए हैं नहीं, बाज़ार में मुसलमानों और उनका नाम है प्रशांत किशोर। मैं बिल्कुल मुसलमान एक अपर कास्ट आदमी, नहीं, बिहार नहीं। का व्यक्ति। मेरा मैं मुसलमानों को सामने से कहता हूँ, ना मैं आपका रहनुमा हूँ, ना हो सकता हूँ, ना होने का दावा करता हूँ। है ना? मैं बिहार का हूँ और बिहार के लिए करना चाहता हूँ, मुसलमान भी उसका हिस्सा है। मेरे लिए मुसलमान अलग से नहीं। मेरे लिए मुसलमानों के लिए मैं कुछ अलग से कुछ नहीं करता। अब आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो ये है कि प्रशांत किशोर जो हर 2-3 साल में एक नए अवतार के तौर पे आ जाते हैं। पहले आप अमेरिका में रहते थे, वहाँ काम करते थे। फिर आके आपने मोदी जी का ब्रांड बिल्डिंग की, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया आपने कि वो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब प्रशांत किशोर अब बिहार में आ गए हैं, अब वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है। आप हर 2-3 साल में नया काम करते हैं, ये क्या गारंटी है कि आप बिहार में यहाँ टिके रहेंगे? आपने मेरी यात्रा को ध्यान से देखा नहीं। मैं जीवन को 10 साल के फ्रेम में जीता हूँ। मैं 2001 में मैंने यूएन ज्वाइन किया था और 2011 में मैंने यूएन छोड़ा। ठीक है। 2011 में मैंने मोदी जी के साथ काम करना शुरू किया था और 2021 में ममता बनर्जी के साथ जो मैंने काम किया वो 10 साल में काम खत्म किया। ठीक है। जब मैंने यूएन छोड़ा 2011 में, तब अपने उम्र के हिसाब से, अपने पेडिग्री के हिसाब से आई वाज राइट एट द टॉप, जहाँ मैं पहुंच सकता था, तब मैंने छोड़ा। मुझे लगा कि अब इस पे आगे कुछ अभी बहुत बड़ा कुछ ड्रामेटिक करने के लिए मेरे पास नहीं है। जब मैंने अपना पिछला करियर छोड़ा, जिसको लोग रणनीतिकार वगैरह बताते हैं, तब मैं बंगाल जीतने के बाद उस समय पीक पे था। लेकिन मैंने उसी दिन घोषणा की, एक दिन भी वेट नहीं किया। साल भर मैंने डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे, सोचा होगा, वो बात अलग है। लेकिन जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया 2 मई 2021 को 11 बजे मैंने घोषणा कर दी कि अब मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान मैंने देखा लोगों की त्रासदी बिहार में। अगर जो आपका सवाल था कि आपके दिमाग में ये कब आया, कोविड के दौरान जब पहला लॉकडाउन हुआ और मैंने देखा बिहार के हजारों लोग दिल्ली में और अन्य शहरों से लिटरली मार के निकाल दिए गए और मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सका। मैंने नीतीश जी से उसमें बात भी की, कई लोगों जिनको मैं जानता था कोशिश करी कि कुछ मदद हो जाए, और मुझे उतनी हेल्पलेसनेस कभी नहीं लगी कि मैं उस राज्य से आता हूँ, सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को जानता हूँ, मेरे पास साधन है, पैसा है, पावर है, नेटवर्क है, लेकिन मैं अगर जरूरत पड़ गई है तो मैं 10 लोगों को एक बस और गाड़ी भी मुहैया नहीं करा सकता हूँ। उस समय ही मैंने निर्णय लिया था कि नहीं, अब मुझे बिहार में जाकर कुछ ऐसा करना है जो इन चीजों से अलग है। क्योंकि उस समय मैं बंगाल और तमिलनाडु कर रहा था, तो उस लिहाज तो मैंने बीच में नहीं छोड़ा। बिहार के पास तो सिर्फ 7 साल बचे हैं। आप 3 साल तो यहाँ पे आप गुजार चुके। 3.5 साल
3.5 साल तो कम से कम 7 साल तो निश्चित तौर पर। उसके बाद छोड़ देंगे आप। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं जीवन को 10 साल के फ्रेम में जीता हूँ। उस 10 साल में वेरिएशंस तो हो सकते हैं, लेकिन एक काम को अगर ले लिया तो उसको 10 साल मोटे तौर पे करता हूँ। अभी जो इस काम को लिया है, मैं जब यहाँ आया बहुत लोगों ने कहा रही कि मैं भी टिकेंगे, लेकिन 3.5 साल से ये थार किनारे हटाइए, क्या जनसुराज का होगा नहीं होगा ऊपर वाले को। नहीं, आप बिल्कुल लेकिन दीवाने की तरह काम कर रहे हैं। 3.5 साल से हाँ। कोई ये नहीं कह सकता जितना पसीना मैंने बिहार में बहाया है उतना किसी ने इतनी मेहनत नहीं, आपकी मेहनत की तारीफ से दुश्मन भी करते हैं आप। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं अभी कर रहा हूँ। हम्म, मेरे माँ बाप ने, मेरे गुरुओं ने जो चीज मुझे सिखाई है कि जीवन में जिस काम को भी लीजिए उसको इतनी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए कि कोई दूसरा आपका हाथ ना पकड़ सके। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं बहुत मेहनत करता। मैं जब पिछला काम करता था तो भी इतनी मेहनत करता था। मैं जब यूएन में भी था तो इतनी मेहनत करता था। मैं उस काम को ईमानदारी से मैंने लिया है और हर तरह से संकल्पित है कि बिहार को सुधारा जाना है। अब बिल्कुल और बिहार सवाल- तब सुधरेगा हाँ। जब यहाँ के लोग सुधरेंगे। पार्टियों के सुधरने से, प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। जी। अगर आप मंदिर के नाम पर वोट देंगे तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगेगी। अगर आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट देंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा। ये चीज ही समझा रहे हैं। अब बिल्कुल आखिरी सवाल है, शायद सबसे पहला सवाल होना चाहिए था। प्रशांत किशोर कोई कारोबारी नहीं है, आपके पास क्या तरीका है, पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, मैंने ये इस बात के तो मतलब जिस दिन से मैंने ये शुरू किया तब से लोग पूछे जा रहे हैं और हर जगह मैंने उसका जवाब भी दिया है। जो मैंने इसको पहले ये कहा कि पैसा सरस्वती से आता है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग की बुद्धि है, हमारे पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, अपनी बुद्धि का ही हम लोग खाते हैं, ये सलाह देते हैं लोगों की, उसी का पैसा मिलता है। पिछले 3 साल में जो भी इतना जमा पैसा था? नहीं, जमा पैसे नहीं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं उसका पैसा चार्ज करते हैं, उसको पार्टी के लिए डोनेट करते हैं। और मैंने पूरा बजाबता, जब लोगों ने बहुत हल्ला मचाना शुरू किया तो मैंने स्टेटमेंट जारी करा। 241 करोड़ रुपए का पर जो जीएसटी भरा है वो बताया, इनकम टैक्स भरा जो पार्टी को बनाने के लिए डोनेट किया है। मैं अपने आप को लिटरली मैंने बेच दिया है। 3.5 साल में कितना पैसा खर्च किया आपने? मैं इतना पैसा खर्च किया, उससे बहुत ज्यादा किया होगा। मैं 241 करोड़ तो मैंने अपना एक अकाउंट पब्लिक डोमेन में रखा है, जो देश में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं करता है, बिना किसी के पूछे हुए मैं बता रहा हूँ। और मैंने लिटरली अपने आप को बेच रखा है कि भाई मेरी सर्विस चाहिए, मेरी एडवाइजरी चाहिए, पैसे दो, जब रात को पैसे दोगे तो मैं आपको सलाह दे दूंगा। जीवन में पहली बार मैं कॉर्पोरेट्स को भी एडवाइस करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप 10 करोड़ रुपए दोगे तो मैं आपको। और इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपका चल जाए जनस्वराज? 3 साल से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर आपका इस लंबी बातचीत के लिए।